हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बड़े हैं एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं 10th क्लास का एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। रिवीजन टाइम चल रहा है और रिवीजन का एक बेस्ट तरीका है बुलेट शॉट। फायर करने वाले हैं हम इस बुलेट शॉट के साथ। बस आपको क्या करना है, अपनी बेसिक नीड, अपना पेन आपके साथ रखना है और अपनी नोट्स जो कि शॉर्ट नोट के फॉर्म में बनाइएगा, लॉन्ग नोट्स मत बनाइएगा, अवॉइड करिए अभी। बस आपको रिवीजन करने हैं और रिवीजन करके अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट करना है। तो बूस्ट करने के लिए आप रेडी हैं कि नहीं वो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि रेडी हैं कि नहीं। और मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। आपकी बस एक लाइन बस बोलनी है, तो हो तैयार, करोगे वार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन और बुलेट शॉट। ये वन शॉट नहीं है, ये बुलेट शॉट है। क्या नाम है इसका? बुलेट शॉट। बुलेट शॉट हम करने वाले हैं, तो बुलेट शॉट करने के लिए तैयार है ना? चलिए तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? चेंजेस पढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, केमिकल इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, बैलेंसिंग सीखेंगे हम एक बार फिर से। केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, इसको पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़नी है, उसके साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और फिर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। बस इतने से टॉपिक्स हैं, पढ़ लोगे ना? ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चेंजेस से। परिवर्तन कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम होता है, तो इसी परिवर्तन से स्टार्ट करते हैं। भाई परिवर्तन क्या होता है आप बता दीजिए, ठीक है। अब चेंजेस, तो चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। अब सिंपल सा, मैं ज़्यादा घुमा के नहीं बताऊंगा, बस इतना समझो कि अगर किसी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में, यानी कि वो किस चीज़ से बना है, ठीक है, उसके केमिकल कंपोजिशन में ऐसा कोई चेंज अगर आप कर रहे हो कि उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग आ जा रही है, तो वो सभी चेंजेस केमिकल चेंज होंगे। वाइल अगर ऐसे चेंजेस करने से ऐसा कोई चेंज कर रहे हो आप लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं आ रही है, तो वो सभी चेंजेस क्या होंगे, फिजिकल चेंज होंगे। जैसे केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है, जिससे वो बना है, जिस चीज़ से बना है, ठीक है। जैसे वाटर H2O से बना है, ठीक है, हमने आइस लिया, आइस को तोड़ दिया, हाथ में लेकर तोड़ दिया, तो उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि अभी पहले भी वो वाटर से बना था, आपके आइस तोड़ने के बाद भी वो वाटर मॉलिक्यूल से ही बना है, ठीक है। तो उसमें कोई, उसके मॉलिक्यूल्स में, यानी जो केमिकल कंपोजिशन है उसका, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, तो वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। ने कहा है कि ऐसा चेंज करें जिससे कि केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग ना आए, तो वो सभी चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर कोई चेंज ऐसा कर रहे हो कि उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए, जैसे वाटर का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो वाटर में हम ले ले रहे हैं, वाटर को हम ले ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ अगर वाटर को ले रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ले रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर इसको लोगे वाटर को, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है इनको, ठीक है, ब्रेक डाउन कर दे रहा है। अब कंपोजिशन चेंज हुआ कि नहीं? पहले क्या था, वाटर पूरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे थे। अब जो नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो हाइड्रोजन के अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के अलग मॉलिक्यूल्स हैं। केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ मतलब ये चेंज कैसा है, केमिकल चेंज है, समझ में आया, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है कि केमिकल कंपोजिशन में अगर चेंजिंग आ रही है तो वो चेंज केमिकल चेंज कहलाएगा, केमिकल कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं आ रही है तो वो चेंज क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, भाई बता दो। हाँ, तो केमिकल चेंजेस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो उस केमिकल चेंज होने का प्रोसेस है, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
या फिर आप कह सकते हो एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस जब किसी केमिकल चेंज के अंडर गो होते हैं, ठीक है, केमिकल चेंज में जाते हैं, ठीक, तो नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे हमने बताया यहाँ पे अभी लास्ट वाला ही बताया, या फिर यही देख लो कि हाइड्रो, यहाँ पे मीथेन गैस लिखी हुई है CH4, मीथेन का नाम है, ठीक है, आगे बताया जाएगा 4th चैप्टर में हम मीथेन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन है, और इनको मीथेन को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, यानी जला रहे हैं, और ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। दो चीज़ें का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, नई चीज़ बनी, ठीक है, नई चीज़ बनी कि नहीं, केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, ये पूरा क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है भाई, पहचानोगे कैसे, कैसे पहचानोगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो वही पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन, ठीक है, यही करना है यहाँ पे, ठीक है, रिकॉग्नाइज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, 5 ऐसे पॉइंट हैं जिनसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर किसी प्रोसेस में, किसी चेंज में ये 5 चीज़ें आ रही हैं, किसके साथ साथ, नए सब्सटेंस बनने के साथ साथ, तो वो सभी चेंज वो क्या कहलाएंगे, केमिकल रिएक्शन कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन वो एक चीज़ उसमें कॉमन होनी चाहिए, नया सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, नया सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए। मतलब ये जो भी लिखा है हमने, चेंज इन कलर, चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सब हो, लेकिन उसके साथ साथ नया सब्सटेंस भी फॉर्म हो, तब वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। जैसे पहला ही देख लीजिए, बेरियम चेंज इन, पहला कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर, कलर में चेंजिंग विथ न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक नीड है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला भैया, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, ठीक है। इसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, इसकी रिएक्शन हो रही है बेरियम सल्फेट के साथ, यानी बासो4 के साथ, इसका नाम है बासो4, ठीक है। और बासो4 के साथ ये बन जा रहा है NaCl कॉमन सॉल्ट, जिसका नाम है तेज का नमक, टाटा नमक, ठीक है। तो ये BaCl2 जब रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है Na2SO4 के साथ, तो ये फॉर्मेशन करता है BaSO4 का, ठीक है, BaSO4 का, और यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन होता है। NaCl क्या है, एक सोल्यूबल सब्सटेंस है जो कि डिजोल्व हो जाता है वाटर में। भाई घर पे आप नमक लो, नमक को पानी में डिजोल्व कर लो, ऑब्वियस सी बात। ये सभी एक्वा सोल्यूशन है। एक्वा सोल्यूशन क्या होते हैं, जो वाटर में डिजोल्व हुए, डिजोल्व करके रिएक्शन कराई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब NaCl डिजोल्व हो गया, तो ये जो फॉर्म हो रहा है ना BaSO4, ठीक है, ये होता है वाइट कलर का अनसोल्यूबल सॉलिड, ठीक है, जिसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। अभी प्रिसिपिटेट क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन याद रखो वाइट कलर का एक अनसोल्यूबल सॉलिड है, और ये अनसोल्यूबल सॉलिड है वाइट कलर का। तो यहाँ पे ये BaCl2 जो होता है ये भी कलरलेस होता है, Na2SO4 ये भी कलरलेस होता है, लेकिन इन दोनों को जब रिएक्शन कराएगा तो एक BaSO4 बन रहा है जो कि वाइट कलर का होता है, यानी चेंजिंग आई, किसमें चेंजिंग आई, नया सब्सटेंस तो फॉर्म हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एक नए कलर में भी चेंजिंग आ रही है। दोनों कलरलेस थे, ठीक है, ये चेंज हुआ किसमें, वाइट कलर में, तो चेंजिंग आएगी नहीं। यानी रिएक्शन के साथ साथ रिकॉग्नाइज करने का, पहचानने का तरीका क्या है, कि कलर में चेंजिंग हो सकती है नया सब्सटेंस फॉर्म होने के साथ साथ। समझ में आया, क्लियर हुई। उसके साथ साथ आते हैं, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन करता है किसके साथ, HCO3 के साथ, यानी बेकिंग सोडा के साथ। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, हाँ, बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है घर पे, ठीक है, यूज़ करते हैं ना भाई घर वाले, क्या बनाने के लिए, केक बनाने के लिए और सब कुछ, ठीक है। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, कि कैसे बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, क्या चीज़ें होती है, बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करते, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं सब कुछ पढ़ेंगे। अभी देखो, फिर ये जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन करता है NaHCO3 के साथ, तो ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, और उसके साथ साथ वाटर, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ नया सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है, और उसके साथ साथ गैस
का इवोल्यूशन भी हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन होने के लिए हो सकता है, केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वहाँ पे गैस भी इवॉल्व हो सकती है। गैस इवॉल्व हो रही है तो वो भी रिकॉग्नाइज करने का तरीका है कि इट्स अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? जैसे इसके अलावा Zn, ये भी एक एग्जाम्पल है, Zn HCl के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे ZnCl2 बनता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हाइड्रोजन गैस को रिलीज हो रही है अगर, तो हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका क्या है, पता है आपको? नहीं पता? देखो, हाइड्रोजन गैस, अगर कोई गैस रिलीज हो रही है और उसके सामने आप क्या करिए, हाइड्रोजन गैस के सामने आप क्या करिए, बर्निंग कैंडल ले जाइए। तो बर्निंग कैंडल पॉप साउंड के साथ चलेगी, जैसे पटाखे जलते ना, ठीक है, वो छोटे वाले, ठीक है, वो पटाखे आते पट पट करके जलते हैं, ठीक है, आवाज़ करते हैं जलाने पे, ठीक है, तो उस तरह का आवाज़ आएगा। अगर उस तरह की आवाज़ आ रही है मतलब समझ जाओ वो हाइड्रोजन गैस थी। लेकिन अगर उसी बर्निंग कैंडल को आप ले जा रहे हो किसी गैस के पास, वो बर्निंग कैंडल एक्सटिंग्विश हो जा रही है, बुझ जा रही है, तो उसका मतलब समझ जाओ कि वो गैस कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर में जनरली कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में चेंजिंग, सर आप तो कहते फिजिकल चेंज, हाँ फिजिकल स्टेट में चेंजिंग होगी तो ये तो फिजिकल चेंज है। नहीं बाबा, बेसिक नीड याद रखो। क्या कहा था हमने कि फिजिकल चेंज, फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ होनी चाहिए, बेसिक नीड। और बेसिक नीड क्या है कि नया सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए। नया सब्सटेंस क्या होना चाहिए? फॉर्म होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो फिजिकल चेंज आएगा, लेकिन वो फिजिकल चेंज में नहीं आएगा, फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आएगी, लेकिन वो किसमें? फिजिकल चेंज में नहीं आएगा, वो आएगा किसमें? केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टेट में चेंजिंग के साथ साथ बेसिक नीड आ रही है। और वो बेसिक नीड क्या है कि नया सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है। जैसे देखिए बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा एसिटिक एसिड इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। बेकिंग सोडा फॉर्मूला NaCO3, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COH, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम एसिटेट के साथ, और रिएक्शन करने के बाद ये फॉर्मेशन कर रहे हैं सोडियम एसिटेट का, और उसके साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब देख लो, बेकिंग सोडा जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जैसे सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट, ठीक है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बेकिंग सोडा। एसिटिक एसिड एक्वस स्टेट में लेते हैं, 5 से 7% तक एसिटिक एसिड को जो वाटर में मिलाया जाता है, ठीक है, तो वो विनेगर का फॉर्मेशन करता है, और वही विनेगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो डाइल्यूट फॉर्म होता है, यानी एक्वस फॉर्म होता है। एक्वस मतलब वाटर में मिक्स किया हुआ, ठीक है। अभी एक्वस स्टेट में इसका रिएक्शन कराया गया, तो यहाँ पे देखो ये जो सोडियम एसिटेट बन रहा है ये एक्वस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में बन रहा है। तो फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आएगी नहीं, ये सॉलिड से गैस बन रही है, ठीक है, सॉलिड और एक्वस सोल्यूशन से गैस बन रही है। चेंज आया, उसके साथ साथ नया सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है, मतलब ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उसके साथ साथ लेड नाइट्रेट क्या होता है? लेड नाइट्रेट का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। देखो, लेड नाइट्रेट होता है Pb, ठीक है, PbNO3 ट्वाइस को कहते हैं लेड नाइट्रेट। इसका रिएक्शन हो रहा है हमारा पोटेशियम Ki के साथ, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और ये बना रहा है PbI, ठीक है, PbI, और उसके साथ साथ यहाँ पे PbI2 बनेगा, PbI बनेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे बनेगा KNO3, ठीक है, समझ में आ रही बात? ये फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों का जब रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे PbI2 जो बनता है, ये येलो कलर का अनसोल्यूबल सॉलिड बनता है, जो कि क्या होता है? सेटल डाउन हो जाता है। और सेटल डाउन होने के साथ साथ मैंने बताया कि कोई भी अनसोल्यूबल सॉलिड जो कि रिएक्शन के बाद फॉर्म हो, ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी रिएक्शन, बहुत लोग क्या करते हैं, सर प्रेसिपिटेट का मतलब, अरे सर मैं पानी ले लूँ, उसमें मिट्टी डाल दूँ, वो भी तो प्रेसिपिटेट होता है, वो भी तो सेटल डाउन हो जाता है। नहीं, रिएक्शन के बाद जो अनसोल्यूबल सॉलिड बनता है उनको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं, रिएक्शन के बाद। तो यहाँ देखो, रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद क्या बना? एक अनसोल्यूबल सॉलिड बन रहा है PbI2, और ये क्या है? येलो कलर का है, और ये सेटल डाउन हो जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा?
प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो फॉर्मेशन भी होता है, प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर हुआ। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंजिंग, भाई टेम्परेचर में भी चेंजिंग आती है। तो टेम्परेचर में चेंजिंग कब आती है, रिएक्शन होने पे। अब दो तरह से चेंजिंग आती है, या तो रिएक्शन क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी टेम्परेचर को यानी हीट को, या तो इवॉल्व कर देगी हीट को। ठीक है, दोनों में से एक चेंज आएगा, या तो हीट एब्जॉर्ब कर लेगी या तो इवॉल्व कर देगी। ठीक है, तो दो तरीके हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है हीट इज रिलीज्ड आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज हो रही है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। कैसा कहते हैं, एक्सोथर्मिक, एग्जिट हो रहा है, एग्जिट। ठीक है, रिएक्शन से एग्जिट हो रहा है, क्या एग्जिट हो रहा है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एग्जिट हो रहा है हीट या एनर्जी कह सकते हो आप। ठीक है, केवल हीट की बात नहीं करेंगे, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कौन सी कहलाएगी, एंडोथर्मिक कहलाएगी। कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए CH4 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हो कि कोई भी कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड है, उसका रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराओ, ये बहुत बड़ी रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हर जगह हर एक चैप्टर में आपको ये रिएक्शन मिलेगी और हर चैप्टर में आपको वो प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये कहाँ, ये कैसे बन गया, कुछ नहीं। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई कार्बन हाइड्रोजन से मिला हुआ कोई कंपाउंड है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो हमेशा प्रोडक्ट दो ही आएंगे और वो होंगे प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सर हीट और लाइट भी हैं, अरे हीट और लाइट सब्सटेंस नहीं ना है, हीट और लाइट सब्सटेंस है नहीं ना, सब्सटेंसेस होते हैं प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट थोड़ी होते हैं। समझ में आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, हीट और लाइट यहाँ पे इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व हो रही है। अच्छा हीट इवॉल्व हो रही है ना, रिलीज हो रही है ना, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, एग्जिट हो रहा है। वाइल ये रिएक्शन देखिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद होगा सबको। ठीक है, क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सनलाइट से एनर्जी तो मिलती है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रही है, क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन, उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये है, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी रिएक्शन होगी भाई, एंडोथर्मिक। कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ें। ठीक है, अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल चेंज में जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जो केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हैं वो सभी क्या होंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो नया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है, देख लीजिए, सब्सटेंस दैट अंडरगो एक केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में जो जा रहा है, वो जो अपने आप को केमिकल रिएक्शन करा रहा है, जो वो क्या कहलाएगा, केमिकल, वो कहलाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, जो नया सब्सटेंस बन रहा है, द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे कैल्शियम, ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। क्या है, रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट है। समझ में आया, क्लियर हुई, बातें क्लियर हुई, आगे बढ़े। ठीक है, अब आ जाते हैं, यही जो ये हमारा ये पूरा इक्वेशन हमने लिखा है ना, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपली बता सकते हो कि अगर केमिकल रिएक्शन पूछा जाता है तो सिंपली बता सकते हो कि एक शॉर्टेस्ट फॉर्म जिसमें हम केमिकल फॉर्मूलाज का यूज़ करके, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्मूलेज को यूज़ करके हम एक सिंबलाइज तरीके से एक इक्वेशन दिखाते हैं जिसमें हम रिएक्शन होता हुआ दिखाते हैं, उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई। तो ये क्या है, ये देखो यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट फॉर्मूला केवल लिखा है आपने। ठीक है, ये क्या है, ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन कहलाएगी ये। समझ में आ रही बात, ये क्या कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन। लेकिन ये केमिकल इक्वेशन क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन इसलिए कहलाएगी क्योंकि इसमें क्या किया गया है, केमिकल फॉर्मूलाज का यूज़ किया गया है।
ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में होता है। एरो जो लगा होगा वो भी किसकी तरफ होगा, राइट साइड की तरफ होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं केमिकल इक्वेशन के दो होते हैं केमिकल इक्वेशन। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, अगर बराबर हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम बराबर हैं तो हम क्या कहलाएंगे, उनको कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है तो वो कहलाते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर उन्हीं को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया है कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, स्केलेटल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो याद रखिएगा अनबैलेंस्ड को ही स्केलेटल कहते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए नंबर ऑफ एटम्स, बैलेंस में क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS इज इक्वल टू RHS। जैसे यहाँ पे देखिए CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया। ठीक है, अब इसी को बैलेंस कर दिया गया है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो कार्बन एक है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन एक है और राइट हैंड साइड में भी कार्बन एक ही है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ पे भी 2 × 2 करोगे कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 × 2 करोगे तो 4 ऑक्सीजन आएंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल में है, तो कितने हुए, 4। यानी इस वाले रिएक्शन में, ये जो पहली वाली रिएक्शन है, इस वाली रिएक्शन में दोनों तरफ सभी एटम्स के नंबर, सभी जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर हैं तो वो बैलेंस्ड रिएक्शन हो जाएगी। वाइल दूसरे रिएक्शन को अगर देखें तो यहाँ पे Mg है, Mg का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन करने के बाद MgO का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है और रिएक्शन होने के बाद कितने बने, MgO बन रहा है। इधर ऑक्सीजन की संख्या एक ही है, ऑक्सीजन एक ही काउंट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। लेकिन पहले क्या थी, अनबैलेंस्ड रिएक्शन थी, तो ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहलाती है। समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो सिंपली जानिए कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपको रिएक्शन जो भी बैलेंस करनी है पहले तो उसको ले लो। ठीक है, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये बैलेंस करना है। अब उसमें भी उस कंपाउंड को पकड़िए या मॉलिक्यूल को जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे Fe के पास क्या है, Fe के पास एक ही एटम। ठीक है, यहाँ पे कितने एटम है, 3 एटम है। यहाँ पे कितने एटम है, 3 और 4 7 एटम है और यहाँ पे 2 एटम। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा एटम मैंने बोला, तो सबसे ज़्यादा एटम किसके पास है, इसी के पास है। ठीक है, Fe3O4 के पास। तो यहीं पे अब जाते हैं, यहाँ पे 7 एटम्स है। उसी एटम, मैंने क्या कहा, उसी मॉलिक्यूल को पकड़िए जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम उस मॉलिक्यूल में भी जिस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो उसको पहले बैलेंस करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करें, देखिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे इस साइड ऑक्सीजन कितना है, 4, इस साइड कितना है, केवल 2। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन। बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं किस पे, Fe बैलेंस करने। ठीक है, अगर यहाँ पे Fe बैलेंस करने आते हैं। Fe कितना है, 3 एटम यहाँ पे है। ठीक है, इधर भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे ही हमने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 8। ठीक है, 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, और इधर कितने हैं, 2 ही हाइड्रोजन है। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। अब देख लो, अब यहाँ पे भी 3 Fe हैं, यहाँ पे भी 3 Fe है।
ठीक है, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बैलेंस हो गई कि नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से बैलेंसिंग करते हैं। अब आ जाते हैं मेकिंग केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अगर आपको केमिकल रिएक्शन को बनाना है तो क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट हम S लगा के लिख देते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, उनमें लिखनी है। जैसे एक्वा सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन अगर एक्वस है तो उसको AQ करके हम नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। G गैसेज स्टेट में है तो G लिख देंगे, लिक्विड स्टेट में तो L लिखेंगे, सॉलिड स्टेट में तो S लिखते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ PPT अगर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, प्रेसिपिटेट उसका बन रहा है तो पीपीटी वहीं पे नीचे लिखा जाता है। हीट के लिए डेल्टा लगाया जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डेल्टा लगा है एरो के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज़ की जा रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे लिख देते हैं एरो के ऊपर। उसके साथ साथ अगर सनलाइट यूज़ किया जा रहा है तो HNU लिखा जाता है, इस तरह से HNU जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट में हीट ऐड होकर तब प्रोडक्ट बन रहा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के बाद हीट रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। इन सभी चीज़ों से क्या होता है, रिएक्शन जो है वो इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज़ होगी कि मान लो यहीं पे रिएक्शन हो रही है और यहीं पे लिख दिया Fe, ठीक है। अब कुछ मेटल्स का नाम लिख दिया जाता है या मेटल या कुछ भी कोई एलिमेंट का नाम लिया, ये होता है कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट करना। क्या होते हैं कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या होगा, कोई रिएक्शन बहुत धीरे धीरे हो रही थी, स्लो रेट से हो रही थी, स्पीड उसकी कम थी, और अचानक से वो आया, वो रिएक्शन रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, ऐसे कह सकते हो एलिमेंट्स, ठीक है, या रिएजेंट्स कह सकते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, उनको कहा जाता है कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट भी हमेशा एरो के जस्ट ऊपर लिखे जाते हैं। समझ में क्लियर हुई, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उनको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर इसी को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। जैसे दो चीज़ों का सम हो रहा है, सम किया जा रहा है, तो वो एक सिंगल रिजल्टेंट आएगा ना, तो एक सिंगल रिजल्ट आ रहा है। तो वैसा ही यहाँ पे भी होता है कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा, हम क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे Mg रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे MgO बना रहा है। अब ये MgO जो है, ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम है इसका। क्या नाम है भाई? मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके साथ साथ ये कैल्शियम ऑक्साइड। देखो एक चीज़ और होती है यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ और होती है यहाँ पे, ठीक, मैग्नीशियम डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता। कभी कभी पूछा जाता है कि अगर मैग्नीशियम को डायरेक्टली हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो वो जलता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है ना, जो मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जैसे ही एक्सपोज होता है एयर से, वो अपने ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा मॉइस्चर में, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके तुरंत मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर, ठीक है, मैग्नीशियम। ऐसा एल्युमिनियम भी करता है, ठीक है, एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम भी करता है। तो ये अपने ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर बना ले, एल्युमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। तो ये जब और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी होगी वो रेजिस्ट करती है, वो रिएक्शन नहीं करना चाहती फिर से ऑक्सीजन से, ठीक है, इसलिए जलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। सैंड पेपर से पहले उसको रब किया जाता है, रब करने के बाद फिर हम यूज़ करते हैं, उसको जलाते हैं, तो मैग्नीशियम रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। डेजलिंग पूरा, जैसे वो फुलझड़ी नहीं जलती है दिवाली में, उस तरह से जलता है और वाइट कलर की फ्लेम्स निकलती हैं और वो वाइट कलर का एक पाउडर भी बनता है जिसका, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है,
ठीक है, ठीक है, जैसे वो फुलझड़ियाँ चलाते हैं ना दिवाली में, वैसा ही। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, इन्हीं कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्शन करा दिया जाए तो ये फॉर्मेशन किसका करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी मेटालिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यही मेटल ऑक्साइड अगर बना है उसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो यहाँ पे क्या था, एलिमेंट रिएक्शन करके कंपाउंड बना रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन या रिएक्शन कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, Na2O बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। ये क्या होता है बेसिक नेचर, बताएंगे आगे। Zn ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ZnO बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम, मैंने बताया एल्युमिनियम भी अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से इस पर कोरोजन नहीं होता है। याद रखिएगा, कोरोजन अभी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी वजह से इस पर कोरोजन नहीं होता है, कोरोड नहीं होता है इसका सरफेस। ठीक है, आगे बढ़े, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ गए। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो एनर्जी के प्रेजेंस में, ठीक है, हीट, सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन होता है मोर देन टू प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है। देखिए सिंपल सा वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हेन एनर्जी सप्लाइज इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। देखिए दो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या तो हीट के प्रेजेंस में, अगर हीट के प्रेजेंस में होगी तो उसको थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही हो तो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए FeSO4 के .7H2O, ये कैटालिटिक हाइड्रोजन है, वाटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये डिस्टिल्ड फॉर्म में, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, 7H2O। ठीक, समझ में आ रही बात। ये अगर इनको हीट कर दिया जाए, जब तक इसके पास वाटर प्रेजेंट रहेगा तब तक ये इस कलर का प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। इसको जब हम हीट करते हैं, देखो हीट कर रहे हैं, डेल्टा का साइन लगाया मतलब हीट कर रहे हैं, तो ये बनाएगा FeSO4 और उसके साथ साथ वाटर रिलीज हो रहा है, 7H2O वाटर। और ये देखो जैसे ही ये हीट किया गया अपने इस फॉर्म में आया, तुरंत ये किस कलर का हो गया, वाइट कलर का हो गया। ठीक है, तो कलर इसके पास तभी तक रहेगा जब तक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसी FeSO4 को अगर और हीट किया जाए तो ये Fe2O3 बनाता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और ये सभी क्या है, थर्मोलिसिस या थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। समझ में आ रही बात। ठीक है, उसके साथ साथ PbNO3 ले लीजिए, लेड नाइट्रेट, इसको भी हीट किया जाए अगर, तो ये बनाता है PbO यानी लेड ऑक्साइड, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए अगर पहचानना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो याद रखिएगा ये जो गैस होती है ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। अगर कहीं से भी रेडिश ब्राउन कलर की गैस रिवॉल्व हो रही है, ठीक है, रिएक्शन से, मतलब समझ जाइएगा वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस थी। ठीक है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस थी। और ये जो लेड ऑक्साइड होता है ये येलो कलर का होता है। तो ये कलर्स मैं क्यों बता रहा हूँ, कलर्स इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट रिएक्शंस में पूछ लेगा, ये कलर रिवॉल्व हो रहा है, बताओ कौन सी गैस होगी, क्या होगा, क्या चीज़ें होगी, तो आपको वहाँ पे वो आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। समझ में क्लियर हुई। ठीक है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। वाटर को अगर इलेक्ट्रिसिटी से के प्रेजेंस में हम, ठीक है, पास कराएं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग अलग क्या हो जाते हैं, ब्रेक होते हैं, और ये किस में आएगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस में आएगा।
ठीक है। उसके साथ आते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में आता है ये रिएक्शन AgCl का, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में HNu के प्रेजेंस में रख दें तो ये डायरेक्ट रिएक्शन, जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में आए तो तुरंत रिएक्शन करेगा और क्लोरीन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाती है जो कि ग्रीनिश येलो कलर की होती है, और Ag यानी सिल्वर का जो सिल्वर क्रिस्टलाइन फॉर्म में यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन, ठीक है, इस तरह से परफॉर्म होती है। इसको क्या कहते हैं, फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही लाइट के प्रेजेंस में आएगा तुरंत ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें आता है यूज्ड, ये भी यूज़ होते हैं किसमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं ये सब्सटेंसेस। क्लियर हुआ, समझ में आई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस, हाँ। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, भाई एक को हटा के उसकी प्लेस पे बैठ जाना, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो एक दूसरे को, ठीक है, सेकंड पर्सन को हटा देगा, उस पर बैठ जाएगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे पावर चलती है, लेकिन ठीक है हम लोगों के केस में, इंसानों के केस में पावर चलती है कि कोई कुर्सी पे बैठा है तो दूसरा आया पावरफुल आया तो वो चेयर का हकदार हो जाएगा। लेकिन केमिकल्स के केस में, केमिकल रिएक्शंस के केस में क्या होता है कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, जो ज़्यादा रिएक्टिव वो, ठीक है, वो डिस्प्लेस करेगा कम रिएक्टिव वाले को, ठीक है। तो रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी, तो मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी ऐसे पता चलती है कि कौन ज़्यादा दानी है, ठीक है। दान करना जानते हैं हम, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का दान करना, जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव कहलाते हैं इन कंपैरिजन टू जो धीरे से आराम से बहुत जोर ज़बरदस्ती करने पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ठीक है। जैसे ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है उसी के बेसिस पे, जैसे पोटेशियम है, ये बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। वही नीचे आते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे आपको मिल रहा है गोल्ड, ठीक है, प्लैटिनम, सिल्वर, ये सब रिएक्शन नहीं करना चाहते, ठीक है, आलसी होते थोड़े, इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते। तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है मतलब रिएक्टिविटी कम होगी, डोनेट नहीं कर रहा है रिएक्टिविटी कम होगी, कॉपर है रिएक्टिविटी कम होगी, समझ में, ठीक है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दीज रिएक्शन आर जनरली फाउंड टू ओकर इन द सोल्यूशन। ये इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा जनरली सोल्यूशंस में ही होती हैं, मतलब एक्वा सोल्यूशन के, ठीक है, इस तरह का होगा। तो यहाँ पे देखो मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसके साथ साथ मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, ठीक है। तो बस मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट में यही देखना कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अगर सेकेंड पर्सन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, समझ में आया। जैसे देखिए ए, यहाँ पे ए BC से रिएक्शन किया, ठीक है, तो ए ज़्यादा पावरफुल था, ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, इसलिए वो बी को डिस्प्लेस करके AC बना लिया, बी बाहर हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ रिएक्शन देखिए, CuSO4 रिएक्शन कर रहा है Fe के साथ, ठीक है, CuSO4 Fe के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हुई, यहाँ पे देखो Fe ने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, Fe ने क्या कर दिया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, Fe यहाँ पे, ठीक है, ऊपर, और Cu यहाँ पे, ठीक है, नीचे, और ऊपर की तरफ जाते हुए रिएक्टिविटी बढ़ रही है, तो ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला कम रिएक्टिव। Cu यानी कम रिएक्टिव था, Fe ज़्यादा रिएक्टिव था, इसको डिस्प्लेस किया, FeSO4 बनाया जो कि लाइट ग्रीन कलर का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये एक्वा सोल्यूशन में ही हो रहा है ये रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह अब देखो कॉपर का अगर रिएक्शन FeSO4 के साथ कराएं तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, यानी कम पावरफुल है, तो Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहाँ रिएक्शन नहीं हो रही है। तो ज़्यादा पावरफुल डिस्प्लेस करेगा, कम पावरफुल डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। Zn FeSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो Zn ज़्यादा पावरफुल है Fe से, इसलिए डिस्प्लेस कर दिया, ZnSO4 बना दिया। अब FeSO4 जो लाइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता था, ठीक है, अब Zn के साथ रिएक्शन किया, ZnSO4 बनाया, ZnSO4 कैसा होता है, कलरलेस सोल्यूशन होता है, Fe बाहर निकल गया सॉलिड स्टेट में, ठीक है। उसके साथ साथ CuAgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो CuNO3 ट्वाइस बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाता है, और कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे देखो कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे है, यानी कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, समझ में आया, क्लियर हुई। तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है,
आगे बढ़े, फिर आता है मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या भैया, हाँ, तो मेटल नॉन मेटल कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसमें आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नॉन मेटल तो है, लेकिन ये कहीं कहीं मेटल की तरह बिहेवियर करता है। जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते हो, ठीक है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन कभी कभी वो डोनेट भी करता है, तो डोनेट कर रहा है, दान ही बन रहा है। दान जो करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान महादान, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन दान महादान, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का दान जब किया जा रहा है तो उस केस में वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है ना, मेटल की तरह बिहेव कर रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा गया, ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा गया। अब ये हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल है एक्चुअल में, उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में ही रखा गया है। तो Zn क्या करता है, जब भी इनका HCl के साथ किसी भी ऐसे एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं मेटल का, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मेटालिक सॉल्ट बनाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस करके क्या बनाया, कंपाउंड बनाया, मेटालिक सॉल्ट बनाया, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत, ये मेटालिक सॉल्ट बना, क्लियर, कोई दिक्कत, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, कोई दिक्कत। कैसे पहचानते हैं हाइड्रोजन गैस को, कैसे पहचानते भैया, बताओ, हेलो, कैसे पहचानते हैं, पॉप साउंड, कैंडल लगाओगे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल होगा डिस्प्लेसमेंट, कैसा होगा, डबल डबल धमाका, चलिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ए केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो, मतलब एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ जुड़ जाए और एक का कैटायन दूसरे का कैटायन फर्स्ट वाले के एनायन के साथ जुड़ जाए, ठीक है। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ए बी रिएक्शन कर रहा है सी डी के साथ। अब ए का एक कैटायन के फॉर्म में है, बी एनायन के फॉर्म में, एक कैटायन सी कैटायन के फॉर्म में और डी एनायन के फॉर्म में। तो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ गया और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जुड़ गया। अब ये रिएक्शन कर लिए, ए डी सी बी बना लिया। तो यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है, जब हो रही है कैटायंस एनायंस आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुई। अब देख लो, यहाँ पे PbNO3 का रिएक्शन हम Ki के साथ करा रहे हैं, यहाँ पे PbI बन रहा है और KNO3 बन रहा है। तो ये जनरली जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, मैक्सिमम वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती ही हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही BaCl2 Na2SO4 बेरियम क्लोराइड है, Na2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, बासो4 बना रहा है और NaCl देश का नमक, टाटा नमक, ठीक है, ये बन रहा है। और यहाँ पे भी वाइट कलर के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। BaOH ट्वाइस, इसका रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ, इसका क्या नाम है, बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, बेरियम क्लोराइड बन रहा है और उसके साथ साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। यही अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, इनको ये रिलीज टूटता है NH3 और H2O में, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसी होती है, ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है इसी से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इसी रिएक्शन से रिलेटेड, कि अगर ये रिएक्शन आप करा रहे हो और इस रिएक्शन जिस भी बीकर में आप, जिस भी कंटेनर में आप करा रहे हो, उसको अपने हाथ पे रखो, तो आपको क्या फील होगा, देखिए और बताइए कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो ये रिएक्शन जब भी परफॉर्म की जाती है तो उस टाइम पे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि ये पूरा टेस्ट ट्यूब को ठंडा कर देती है, ठीक है। ठंडा करने का मतलब कि बाहर से सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब किया होगा, एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एंडोथर्मिक हुआ ना, ठीक है, क्लियर हुई। तो इस तरह की ये रिएक्शन हो जाती है, इस तरह से आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेड ऑक्स, ये दोनों नाम जो बने ना, ये रेड बना है रिडक्शन से और ऑक्स बना है ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और दोनों साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ हो, ठीक है। अब रिडक्शन क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो बताते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम दो टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और या फिर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होता है कि अगर किसी सब्सटेंस में, किसी चीज़ में एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड करा रहे हो,
तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सी एडिशन, ठीक है। और अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, उस सब्सटेंस से, किसी सब्सटेंस से आप हाइड्रोजन निकाल ले रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है किसी चीज़ से, अगर आप जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, Na+ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। उसके साथ साथ रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है अगर, ठीक है, ऑक्सीजन का कहीं से रिमूवल हो रहा है किसी चीज़ से, जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, हमने कॉपर के ऑक्सीजन से अलग कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। लेकिन उसी जगह या फिर हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है किसी सब्सटेंस में, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिडक्शन। जैसे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए, NH3 बनता है, तो यहाँ एडिशन हो रहा है ना, किसका एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। या फिर ये और हैं तीनों, ठीक है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो, या तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो, या तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो, तीनों में से कोई एक प्रोसेस हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, आगे बढ़े। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं भाई, LIC एजेंट होते हैं कि नहीं, जानते हैं। LIC एजेंट क्या करते हैं, दूसरे का LIC करते हैं ना, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, समझ गए, आगे कहानी समझानी ही नहीं है भाई, आप लोग टैलेंटेड पर्सन हो आपसे, ठीक है, टैलेंटेड स्टूडेंट हो, तो जानी समझ ही गए होगे भाई। LIC एजेंट दूसरे का LIC करता है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है, दूसरे में ऑक्सीजन ऐड कराए, उनको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। तो सिंपली जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। लेकिन जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब सामने वाले में ऑक्सीजन ऐड कराएगा, तो खुद से निकाल के ही तो ऐड कराएगा, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल करेगा तो रिडक्शन करेगा। तो याद रखना, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद का उनका रिडक्शन होता है, और जितने रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि रिडक्शन होगा तो रिड्यूस करेगा अपने आप को। रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा उसको, भाई बता दो क्या करना होगा, भाई रिड्यूस करना है ना, ठीक है, रिड्यूसेस इटसेल्फ, हाँ सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट क्या, रिड्यूसेस अदर्स, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब वहाँ से ऑक्सीजन निकाल रहा होगा, निकालेगा तो अपने लेगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं। समझ में आया? ऐसे ही देख लो, यहाँ पे CuO है, Cu कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है Zn के साथ, यहाँ पे बना क्या, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे Cu से ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। अब Cu से यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ एडिशन किसका, ऑक्सीजन का। तो यानी जिंक का क्या हुआ, जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन, कॉपर का, ठीक है। अब जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या कर रहा है, रिडक्शन हुआ है ना, तो रिडक्शन हुआ है तो ये अपना ऑक्सीजन निकाल के दिया है कि नहीं दिया है। जिसका रिडक्शन हो रहा है, ध्यान से देखो, वो क्या, जो अपना ऑक्सीजन यही तो निकाला है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आया? ये अपना ही ऑक्सीजन तो दे रहा है, अपना ऑक्सीजन जिंक को दिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ ना, ठीक है। और जिंक क्या कर रहा है, उसका ऑक्सीजन ले रहा है, हाँ ले रहा है, तो उसको रिड्यूस कर रहा है ना, तो यानी जिंक क्या होगा भाई, जिंक होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है जिंक का, ठीक है। यानी कि जो रिड्यूस होते हैं वो जो भी रिड्यूस होंगे वो सभी, ठीक है, वो सभी क्या कहलाएंगे, जो भी जिनका भी रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और जिनका भी ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्लियर हुई? इतना चीज़ें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? दूसरे वाले में भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं मिटा दूँ उसको थोड़ा सा, ये रफ लग रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना इसमें, देखो यहाँ पे इस केस में देखो कि MnO2 है, MnO2 का रिएक्शन जब हो रहा है, ठीक है, यहाँ HCl से देखते हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का यहाँ रिमूवल हुआ,
हाइड्रोजन का रिमूवल। अच्छा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे MnO2 से यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन, वेट, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूवल हुआ है। तो ऑक्सीजन रिमूवल हुआ है तो क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। देख लो, ध्यान से देखना। अब यहाँ रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या होगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यही तो सामने वाले में से ऑक्सीजन निकलवा रहा है, तभी तो हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ ऑक्सीजन। समझ में आया? तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। फिर आते हैं लास्ट टॉपिक हमारा, कोरोजन और रैंसिडिटी। व्हाट इज कोरोजन? तो डिग्रेडेशन प्रोसेस, ठीक है। ये सरफेस का डिग्रेडेशन प्रोसेस है जिसमें बाहर के एटमॉस्फेरिक गैसेज जो होती हैं वो एटमॉस्फेरिक गैसेज रिएक्शन करती हैं, किसके साथ रिएक्शन करती हैं? इनके साथ, इन मेटल सरफेसेस के साथ, और बनाती हैं क्या? इनके सरफेस पे कुछ ऐसे लेयर्स बनाती हैं जो इनको ही डिग्रेड करते हैं, इन मेटल्स को ही डिग्रेड करते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। इट इज सरफेस डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ मेटल इन विच दे कन्वर्ट इट टू इन देयर ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स एंड मोर ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। देखिए यहाँ पे ये रस्ट है, और ये क्या है? आयरन है। आयरन जब रिएक्शन करता है वाटर और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ, तब बनाता है रस्ट का फॉर्मेशन करता है, Fe2O3 का फॉर्मेशन करता है। और यही रस्ट, इसके ऊपर जो रस्ट लगी होती है, ये स्टिकी, नॉन स्टिकी लेयर होती है, ये टूट के गिर जाती है, ठीक है, ये हट जाएगी, और फिर से नया जो मेटल सरफेस आएगा उससे फिर से ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, फिर उसको रस्ट बनाएगा। मतलब ये टूटते जाते हैं और ये ख़त्म कर देते हैं, अंदर से मेटल को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही इसमें रस्टिंग होती है, इसमें ट्रैनिशिंग होती है, कॉपर में, Ag में, इन सब में ट्रैनिशिंग होती है। इसमें कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ग्रीन कलर की एक लेयर बनाता है। Ag सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके, भाई आपने देखा होगा घरों में हमारी मम्मी लोग वो पहनती हैं, पायल पहनती हैं, ठीक है, सिल्वर की होती है, जो उस पर ब्लैक कलर की एक टाइम बाद पहनते पहनते वो ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सल्फाइड की AgS की लेयर उस पर चढ़ जाती है जो कि उसको कोरोड करती है, ठीक है, तो उसको साफ किया जाता है। समझ में आया? ठीक है, ये ट्रैनिशिंग कहलाता है, जबकि अगर आयरन में होगा तो वो रस्टिंग कहलाएगा, ठीक है। फिर आते हैं रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है भाई? रैंसिडिटी होती है एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहते हैं, ऑयली और फैटी फूड जब बहुत देर तक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस में एक्सपोज होते हैं तो वो उनको स्पॉइल कर देता है, उनके ओडर को स्पॉइल कर देगा, उनके टेस्ट को स्पॉइल कर देगा। इसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी। अब ये रैंसिडिटी देखिए, ध्यान से देखिए, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली और फैटी फूड कंटेनिंग फूड आइटम्स विच when they are kept open for a long time resulting spoilage of odor और टेस्ट। ओडर में चेंजिंग आएगी, टेस्ट में चेंजिंग आएगी, और ये किस वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। बाहर का जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन रिएक्शन कर देता है और उसको, उन सभी फैटी फूड को स्पॉइल कर देता है, ठीक है। तो इनको स्पॉइल करेगा तो ओडर भी चेंज हो जाएगा, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखते हो ना आप, चिप्स के पैकेट वैसे तो पैक रहेंगे, लेकिन अगर वैसे रख दीजिए, ठीक है, खोल के रख दीजिए, तो वो ख़राब हो जाते हैं एक टाइम बाद, ठीक है। ये अब इसके प्रिवेंट करने का मेथड्स क्या क्या है? तो पहला है एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करिए, विटामिन C, विटामिन E, इन सब का यूज़ किया जाए, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं जो ऑक्सीजन को उनके पास ना ले जाए, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाए। उसके साथ साथ फिलिंग नाइट्रोजन गैसेस, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस ही फिल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्पॉइल नहीं होते, क्योंकि नाइट्रोजन खुद एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाए। उसके बाद साथ साथ रेफ्रिजरेशन किया जाए फूड आइटम्स का। रेफ्रिजरेटर्स में आप रखते हो ना, ठीक है, फ्रीज में रख देते हो सामान को, जिससे कि वो स्पॉइल ना हो। तो फ्रीज में क्या होता है कि हायर टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं कर पाता है फूड आइटम्स के साथ, और जब रिएक्शन नहीं करेगा तो स्पॉइल नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो स्पॉइल नहीं होगा तो वही तो नहीं कराना था, रैंसिड नहीं होगा। समझ में? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। और मुझे पता है कि आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा, और भी नए चैप्टर्स मैं लेके बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा आपके सामने।
तब तक के लिए बस आपसे इतनी सी बात बोलनी है कि थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और एक चीज़ और, हिम्मत मत हारना। 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, लग के पढ़ाई करो, बहुत बेस्ट रिजल्ट आएंगे। बस आपको अपना बेस्ट देना है, आप अपना बेस्ट दीजिए, मैं अपना बेस्ट देने में लगाऊं। वादा है 95 प्लस लाना है आपको और मुझे भी, ठीक है? ठीक, तो कर दीजिए कमाल, हो जाए कमाल। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।